और मैं जानता हूं कि बंगाल के लोगों में महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए किस प्रकार की भक्ति है, वो अनन्य है। इसलिए पुरी और बंगाल के बीच का सेतु ये एक बहुत पुराना सेतु है, एक बहुत महान सेतु है। मैं जगन्नाथ जी के सभी भक्तों को और मां दुर्गा के सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मंच पर मौजूद माननीय सतीश धोन जी, माननीय अंगमित्रा पॉल जी, मंच पर मौजूद डॉक्टर मधुचंदाकार जी, डॉक्टर शरद दत्त जी, सप्तर्षि चौधरी जी, सौरभ सिकदार जी, जिला के सभापति चंडी चरण राय जी और एससी मोर्चा प्रेसिडेंट केएनएसडी डिस्ट्रिक्ट के श्यामलाल पासी जी और यहां सभागार में मौजूद मेरे सभी भगिनी एवं बंधुओं को बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। वैसे जो विषय आपके सामने आज रखना है उस विषय के बारे में आप सभी जानते हैं। इससे पहले मधुचंदा दीदी ने और अग्नि के रूप में बिल्कुल जैसा नाम है उसी अनुरूप में अपने भाषण को प्रस्तुत किया अग्नि दी ने, और सर्वोपरि जो पार्टी से बन के वीडियो आया उस वीडियो को भी आपने देखा। आज का जो विषय है बाबा साहेब अंबेडकर और संविधान, इस पूरे विषय के तत्व को आप समझते हैं, मगर आज का ये कार्यक्रम क्यों महत्व है, वे इसका क्या महत्व है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देश के आजाद होने के पश्चात एक इस प्रकार का माहौल देश में बनाया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा, मानो जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी इस देश में हो रहा है, जितने भी महान लोग हुए वो सारे महान लोग कांग्रेस से ही निकले और कांग्रेस के कारण ही निकले। और धीरे धीरे इन महान लोगों को जो वास्तविक रूप में महान थे उनको कम करना, उनको दबाना, उनको साइडलाइन करना, उनको मार्जिनलाइज कर देना ताकि कांग्रेस का केवल एक ही परिवार आगे बढ़ सके, ये चेष्टा कांग्रेस ने 75 वर्षों तक की। बंगाल तो खुद इसमें भोगी है, गुप्त भोगी है। आप देखिए सुभाष चंद्र बोस जैसे महान कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने अपने खून के दम पर हमें आजादी दी, वैसे सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया। ये चेष्टा की गई नेहरू द्वारा कि सुभाष चंद्र बोस को हम याद न रखें। सरदार पटेल के साथ भी अन्याय किया गया। ऐसे सैकड़ों लोग थे जिनके साथ केवल और केवल नेहरू गांधी डायनास्टी को जीवित रखने के लिए उनके साथ अन्याय किया गया। उनमें से महान विभूति डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जिन्होंने उनके जीवन को पढ़ा होगा, एक बात महसूस किया होगा कि 1956 तक, 1956 तक, 6 दिसंबर 1956 तक जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं भोगा। तब तक उन्होंने अपने जीवन में एक पल, एक मुहूर्त का सुख नहीं भोगा है। बचपन से ही तड़प, बचपन से ही संघर्ष, बचपन से ही दूसरों को किस प्रकार से लाके आगे की पंक्ति में खड़ा करना, किस प्रकार में भारतवर्ष में समानता आए, किस प्रकार सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश हो, इसके लिए अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया। आज अंबेडकर साहब हमारे बीच में नहीं है, आज वो बहुत बड़े हैं, मगर जब वो जीवित थे उस समय उनके साथ कुठाराघात हुआ। उस समय कांग्रेस पार्टी ने जो आज अंबेडकर साहब को अप्रोप्रिएट करने की, अंबेडकर साहब कांग्रेस के हैं,
हम अंबेडकर जी से बहुत प्यार करते हैं। राहुल गांधी अपने जेब से तुरंत एक प्रति कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का निकाल लेते हैं। आज शपथ लेते समय ये सारे कांग्रेसी अपने हाथ में जो संविधान लेके शपथ लेने का नाटक करते हैं, मन में संविधान नहीं है, जेब में संविधान है। ये जो नाटक करते हैं, आज समझाने की आवश्यकता है दुनिया को कि वास्तविकता क्या थी। नेहरू ने किस प्रकार से बाबा साहेब अंबेडकर के साथ प्रताड़ना, किस प्रकार उन्हें बार बार हराने की कोशिश की गई। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1946 में 296 सीट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ। उसमें 31 सीट, 31 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड थी। ये सारे जो अंग्रेजों के प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंशियल असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को आना था, जैसे आज सांसद चुन के जाते हैं। उस समय इन 296 सीट में से एक सीट पे बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्णय लिया कि मैं भी लड़ूंगा और जो पिछड़े हैं, जो शेड्यूल कास्ट वर्ग से लोग आते हैं, उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाऊंगा। मगर कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कांग्रेस और नेहरू जी ने निर्णय लिया कि किसी भी कीमत पे बाबा साहेब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने नहीं देना है। अगर संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है तो वो कहां से लड़ेंगे? संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है तो अपने गृह राज्य उड़ीसा से लड़ेंगे। अग्निमित्रा जी को अगर चुनाव लड़ना है विधायिका का, वो कहां से लड़ेंगी? स्वाभाविक रूप से उनके मन में प्रथम इच्छा होगी कि मैं अपनी मातृस्थल बंगाल से लड़ूंगी। स्वाभाविक है, हम सब की इच्छा होती है कि हम अपने घर से चुनाव लड़ें। अंबेडकर जी की भी इच्छा थी कि उनका गृहस्थल मुंबई प्रोविंस था, अभी का महाराष्ट्र, वह उनका गृहस्थल था। वो अपने घर से चुनाव लड़ते, वह इनकी इच्छा थी। मगर परिस्थितियों को इस कदर जटिल बना दिया गया और उस समय वहां कांग्रेस के अध्यक्ष बीजी खरे जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको खुद नेहरू जी ने फोन करके कहा कि स्थिति ऐसी बनानी है कि अंबेडकर जी मुंबई प्रोविंस से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो मुंबई से अंबेडकर जी चुनाव नहीं लड़ पाए। बहुत ही चिंता में रहे कि आखिरकार मैं कहां से चुनाव लड़ूं। उस समय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बंगाल प्रोविंस को। बंगाल प्रोविंस के जोगेंद्र नाथ मंडल जो बाद में चल के आप जानते हैं, पार्टीशन के पश्चात जैसे बाबा साहेब अंबेडकर यहां के कानून मंत्री बने, वैसे जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने थे। बाद में उनके साथ प्रताड़ना हुई। वो उसके 3 साल बाद ही वापस भारतवर्ष में आए, रेफ्यूजी कैंप में रहे और यहां उनकी मृत्यु हुई। तो इसी जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहेब अंबेडकर को कहा कि नहीं, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाना है और आपको पिछड़ों के आवाज को उठाना है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। आप बंगाल प्रोविंस में आइए और यहां से लड़के जाइए। तो बाबा साहेब अंबेडकर 1946 में बंगाल प्रोविंस से चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए थे। और आज बंगाल में बैठ के हम बाबा साहेब अंबेडकर की गाथा को सुन रहे हैं। इसी स्थान से बाबा साहेब अंबेडकर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने। मगर आप कांग्रेस की रणनीति को देखिए। 1947 में, 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए। 1947 में जब पार्टीशन हुआ और जब चिन्हित किया गया कौन से गांव, कौन सा स्थान पाकिस्तान में जाएगा और कौन से स्थान भारतवर्ष में रहेंगे, षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी ने
बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारिसाल, जेसोर खुलना और फरीदपुर, ये 3 मुख्य स्थान उनके थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इन तीनों स्थानों को, जबकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्थान नहीं थे, वो हिंदू मेजॉरिटी स्थान थे, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके, ताकि बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर हो जाए, इन स्थानों को पाकिस्तान में नेहरू जी ने दे दिया। बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंसी चला गया। बाबा साहेब अंबेडकर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोबारा से चुन के आना पड़ेगा, ऐसी एक स्थिति बनी। वैसी स्थिति में कांग्रेस ने फिर से मुंबई प्रोविंस में उनके खिलाफ माहौल खड़ा किया, मगर उस परिस्थिति में भी पुणे में, मुंबई प्रोविंस के पुणे में जाकर हिंदू महासभा के उस समय के जाने माने लीडर, जिनका नाम M.R. जयकुमार था, M.R. जयकुमार ने अपना सीट खाली किया कि मैं अपना सीट खाली करता हूं बाबा साहेब, आप पुणे आइए, मैं हिंदू महासभा का लीडर हूं, बहुत विषयों पे आपके साथ मतभेद रखता हूं, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाए और पिछड़ों के आवाज को आप बुलंद करें। तो बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद भी पुनः पुणे से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए। उसके बाद आप जानते हैं देश में 1952 में 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, पहला चुनाव देश में 1952 में हुआ। जब 1952 में चुनाव हुआ तो बाबा साहेब अंबेडकर ने निर्णय लिया कि बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ेंगे, मगर नेहरू जी और कम्युनिस्ट पार्टी ये एक हो गए। नेहरू जी और कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए और इन्होंने निर्णय लिया किसी भी कीमत में बाबा साहेब को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हराना है। ये नेहरू जी के स्टैंडिंग ऑर्डर थे। एसके पाटिल जो कांग्रेस के उस समय बड़े लीडर होते थे मुंबई में, एसके पाटिल के साथ श्रीपद डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर होते थे, दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया और 1952 में बाबा साहेब को, उन्हीं के एक शिष्य जो बाबा साहेब को मानते थे, कांग्रेस पार्टी ने उनके विरोध में खड़ा किया। नारायण राव काजोलकर को उनके खिलाफ खड़ा करके बाबा साहेब को 1952 में कांग्रेस पार्टी ने परास्त किया। खुद नेहरू जी ने बाबा साहेब को परास्त करने की रणनीति बनाई थी और आज राहुल गांधी कह रहे बाबा साहेब हमारे। अरे दादा हराए और पोता कहे हमारे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये नकली गांधी परिवार इतनी झूठी है कि इसके झूठ का पर्दाफाश करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा धर्म है कि हम इनके झूठ का पर्दाफाश करें। और अभी एक एक करके इनके सारे पोल खोलूंगा, उसके बाद दीदी के भी पोल खोलूंगा। और आपको जान, एक शब्द है इलेक्शन फ्रॉड। किस प्रकार इलेक्शन में हम लोग ओडिया में बोलते हैं जालियाती, बांग्ला में भी जालियाती, मतलब किस प्रकार से ठगना, इलेक्शन में ठगी करना, इसमें नेहरू जी को भी महारत हासिल थी। तभी तो पूरा परिवार में है, पूरे परिवार, गांधी परिवार के जीन्स में ठगी है, वो नेहरू जी के जीन्स से ही आया है, डीएनए में है, ठगी है। तो इसलिए नेहरू जी ने उस समय इलेक्शन फ्रॉड किया। कैसे किया? 75,000 बैलॉट्स, इसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाबा साहेब के काउंटिंग की समय। तो पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर हिंदुस्तान के पहले चुनाव में इलेक्शन कमीशन के पास गए और कंप्लेंट किया कि मेरे विरोध इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, रिकाउंटिंग करिए, 75,000 बैलॉट आपने रिजेक्ट किया है। आप सोच के देखिए
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इंस्टीट्यूशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे बाबा साहेब अंबेडकर जैसे संत महापुरुष के साथ आपने धोखाधड़ी की और उनके इलेक्शन के काउंटिंग में 75,000 बैलट के साथ गड़बड़ी और ठगी और जालसाजी की है, जालियाती किया है। यह है कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा। 1954 में बाई इलेक्शंस हुए। बाई इलेक्शंस में बाबा साहेब ने भाग लिया क्योंकि वो हार गए थे 52 का चुनाव। तो 54 में जब बाई इलेक्शन हुआ तो बाई इलेक्शन में बाबा साहेब ने निर्णय लिया कि मैं बांद्रा से लड़ूंगा, मुंबई प्रोविंस के बांद्रा से लड़ूंगा। और आप जानते हैं यहां सतीश जी बैठे, माननीय सतीश जी, आप जानते हैं बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट कौन थे? बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट, मैं स्वदेशी जागरण मंच में था इससे पहले, बाबा साहेब के इलेक्शन एजेंट थे माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी। इलेक्शन एजेंट कौन होता है? इलेक्शन एजेंट घर का आदमी ही होता है। हम सब जो चुनाव लड़ते हैं हम इलेक्शन एजेंट उसी को बनाते हैं जिस पे संपूर्ण विश्वास हो। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण विश्वास संघ के एक प्रचारक, एक महान प्रचारक, एक विद्वान जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, न जाने कितने संगठनों को जन्म दिया, खड़ा किया, वैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उनके इलेक्शन एजेंट थे बाबा साहेब। और ये राहुल गांधी कहता है बाबा साहेब अंबेडकर संघ के खिलाफ थे। राहुल गांधी पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? खैर पढ़ाई उनकी बस की बात नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, जान ही नहीं सकते। मगर 1954 में बाई इलेक्शन में नेहरू जी अंबेडकर जी के खिलाफ भाषण देने मंच पर खुद आए। खुद आकर उन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ भाषण दिया, खुद अंबेडकर जी को हराने की मांग की। अंबेडकर जी 1954 में भी हार गए। हारने के बाद नेहरू जी ने चिट्ठी लिखा कि मैंने हरा दिया है अंबेडकर को, और बहुत जरूरी था। किसको लिखा चिट्ठी? किसको लिखा? लेडी माउंटबेटन को, एडविना माउंटबेटन को। राहुल जी क्यों लिखा? ये लेडी माउंटबेटन को चिट्ठी क्यों लिखा? खैर वो फोटो आपने देखा है, नेहरू जी तो एडविना माउंटबेटन के पैरों के नीचे बैठे, वो फोटो देखा है ना आपने? एडविना माउंटबेटन सिंहासन पर बैठी है और उनके पैर के नीचे नेहरू जी बैठे। ये था नेहरू जी की हालत। और एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखा कि हमने बाबा साहेब को हरा दिया है। सुनो राहुल गांधी, दादा जैसे थे तुम वैसे ही, वैसे ही, कोई बदलाव नहीं है, केवल भेष बदल के आए हो, केवल भेष बदल के आए हो। मगर याद रखो, भेष बदल के आने से एक बारिश, दो बारिश तो सह सकते हो, तीसरी बारिश में तो मेकअप उतर ही जाएगा और असली रूप तो सामने आ ही जाएगा। महात्मा गांधी जी के कहने पर, चुनाव तो हार गए थे अंबेडकर जी, मगर महात्मा गांधी जी के कहने पर 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी के पास कोई गति नहीं थी। गांधी जी ने उन्हें निर्देशित किया कि नहीं, भले ही अंबेडकर जी के साथ तुम्हारी बनती नहीं हो, मगर अंबेडकर एक विद्वान है, ऐसे विद्वान व्यक्ति को तुम्हें अपने कैबिनेट में रखना पड़ेगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी बंगाल के, और हमारे पुरोधा, हमारे प्रणेता, ऐसे दो व्यक्ति जो विद्वान है, महान है, ऐसे महान लोग भी तुम्हारे कैबिनेट में होने चाहिए। तो न चाहते हुए भी बाबा साहेब अंबेडकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया। मगर 1951 में चुनाव से पहले बाबा साहेब अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। एक चिट्ठी लिखा, लंबी चिट्ठी लिखी नेहरू जी को कि मैं आपके कैबिनेट में नहीं रहूंगा, मैं इस्तीफा देता हूं। और दोस्तों आप जानते हैं इस्तीफा तो हो गया, ये सारी कुर्सियां टूट रही हैं। 2026 में यही होने वाला है। इनकी सारी जो कुर्सियां हैं टीएमसी की, ऐसे ही तड़क 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 की आवाज से टूट जाएगी। इसलिए अभी कुर्सियां टूटने पर आप
आप अफरा तफरी मत बचाना। आप जानना कि ये टीएमसी की एक कुर्सी गई, एक कुर्सी और गई, एक कुर्सी और गई, तो ये सारी कुर्सियां उनकी टूट जाएगी। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने लंबी चिट्ठी लिखी, लंबी चिट्ठी लिखी कि किस लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। मगर आप जानते हैं दीदी, आप जानती हैं, मैं आपको बताऊंगा, आश्चर्य लगेगा, ये कांग्रेस पार्टी इतनी ठग है कि भारतवर्ष के आर्काइव से उस चिट्ठी को गायब कर दिया। आज वो चिट्ठी नहीं है, आज वो चिट्ठी नहीं है, चोरी चोरी चुपके चुपके, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार के जीन्स में ही चोरी है। अरे चिट्ठी ही चोरी कर ली कि ना रहेगी चिट्ठी, ना इतिहास में लोग जानेंगे बाबा साहेब अंबेडकर ने क्यों रिजाइन दिया। मगर 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहेब अंबेडकर ने चिट्ठी तो लिखा ही, एक भाषण भी किया पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में भाषण करके उन्होंने वो सारे कारण बताए कि आखिर रेजिग्नेशन क्यों दिया है। मैं उसमें से कुछ कारण आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने नेहरू जी को कहा कि नेहरू जी, आपने मुझे तवज्जो नहीं दी, नेहरू जी आपने मुझे किसी भी पॉलिसी में इन्वॉल्व नहीं किया। बाबा जी ने लिखा बहुत स्पष्ट रूप से नेहरू जी कि नेहरू जी आपने कोई कमिटी, डिफेंस की कमिटी में, इकोनॉमिक कमिटी में, एक्सटर्नल अफेयर की कमिटी में, मैं भारतवर्ष का पहला पीएचडी हूं इकोनॉमी में, मगर आपने मुझे वहां स्थान नहीं दिया। और जब पंडित नेहरू देश से बाहर विदेश गए थे, उस समय कैबिनेट ने बाबा साहेब अंबेडकर को इकोनॉमिक कमिटी में जगह दे दिया था। मगर जैसे ही वो वापस आए विदेश से, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम नेहरू जी ने काट दिया कि नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे अंबेडकर जी। भाषण में यह भी कहा बाबा साहेब अंबेडकर जी ने कि कश्मीर में जिस प्रकार की नीति नेहरू जी ने अपनाया है, कश्मीर के विषय को यूएन लेके गए हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा दलितों के अधिकार को मारने की कोशिश हो रही है, मगर मुसलमानों को बचाने की कोशिश की जा रही है। दीज वर द वर्ड्स इन इंग्लिश। उन्होंने इंग्लिश में कहा, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स ओनली, दो द दलित्स ऑल्सो नीड द प्रोटेक्शन, यू फॉलो द पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं नेहरू जी, और केवल मुसलमानों के हित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एससी और एसटी के हितों के विषय में, बैकवर्ड क्लास के हितों के विषय में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे कैबिनेट का धिक्कार है। ऐसे कैबिनेट में मैं नहीं रहना चाहता हूं, जहां मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी हिंदू कोड बिल नहीं आ सकता है। इन सभी कारणों को लेकर, और चूंकि मैं बंगाल में हूं तो यह विषय भी बताना बहुत आवश्यक है। उन दिनों बाबा साहेब अंबेडकर, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल उनके खास मित्र थे और उस समय वो भारत भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जो हमारे नमोशूद्र और हमारे मतुआ कम्युनिटी के लोग बाध्य होकर प्रताड़ना सहकर आज बंगाल की भूमि में आए हैं, बांग्लादेश छोड़कर, ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, उनको सिटीजनशिप का अधिकार मिलना चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, और नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं। नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं, मगर अनेकों वर्षों बाद जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने सीएए लाकर पूरा किया। और मैंने एक वीडियो में देखा कि काका छीची कर रही थी। काका छीची, हाँ वो काका छीची, काका, वो तो एक जगह खड़ी ही नहीं होती है, मंच में चल चल के काका छीची कर रही थी। अरे इसी सीएए को, जिसको आप काका छीची कह रहे हैं, इसी सीएए को लाने के लिए रिजाइन किया अंबेडकर जी ने, और ममता दी आप काका छीची कर रहे हैं। ये काका छीची तो आप अंबेडकर जी के लिए कर रहे हैं। तो 1951 में अंबेडकर जी ने रिजाइन किया और 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर हमारे बीच में नहीं रहे।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार का जहर बाबा साहेब के लिए नेहरू जी के मन में भरा हुआ था वो बहुत दुखद है। और केवल बाबा साहेब नहीं, आपने देखा होगा कि पंडित नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मृत्यु के बाद किस प्रकार का व्यवहार किया था। उनकी गाड़ी तक छीन ली गई थी और कैबिनेट को कहा गया था कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में नहीं जाएगा। अरे वो तो खुद कांग्रेसी थे। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ भी ऐसा ही व्यवहार नेहरू जी ने किया। एक प्लेन तक नहीं दिया, बॉडी को मना कर दिया, बॉडी दिल्ली में तो क्रिमेट नहीं होगा, अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होगी। भारत की सरकार कोई जगह नहीं देने वाली है बाबा साहेब अंबेडकर के अंत्येष्टि के लिए। राजधानी में बॉडी लेके मुंबई जाओ और पूरा खर्चा विधवा पत्नी के ऊपर, पूरा बिल पंडित नेहरू ने मर दिया। अब सोच के देखिए, यह था बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति पंडित नेहरू के भाव। 26 अलीपुर रोड, जब मैं हिंदूराव हॉस्पिटल का सीएमओ था, मेडिकल ऑफिसर था, तो मैं उनके घर के पास ही रहता था, सिविल लाइंस में है। 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, जिस घर में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने जीवन का आखिरी पल गुजारा, जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उस समय यह निर्णय लिया गया कि यह 26 अलीपुर रोड यह एक म्यूजियम बनेगा, संघर्ष का म्यूजियम, बाबा साहेब के जीवन का म्यूजियम। मगर नेहरू ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया, नेहरू ने इसे खारिज कर दिया। आप सोचिए किस प्रकार का जहर भरा होगा। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 2016 में बाबा साहेब अंबेडकर को गए 1956, मगर 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी ने डाला और 2018 में 26 अलीपुर रोड का म्यूजियम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने। किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। अभी वीडियो में भी दिखाया गया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, भारत रत्न नहीं दिया गया बाबा साहेब अंबेडकर को। अगर बाबा साहेब अंबेडकर भारत रत्न लायक नहीं थे तो भारत में और कौन भारत रत्न लायक है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सोच के देखिए, गांधी परिवार के सभी सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ की जमीन अलॉट की गई है दिल्ली में अंत्येष्टि के लिए। संजय गांधी के लिए भी, संजय गांधी कोई मंत्री नहीं थे, कुछ नहीं थे, मगर उनके लिए भी 50 एकड़ है। मगर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए रत्ती भर जगह नहीं दी आपने दिल्ली में। और ये सारे गांधी परिवार के, नेहरू जी ने, नेहरू शुड बी अवॉर्डेड भारत रत्न, खुद अपने हाथ से अपने आप को भारत रत्न दे दिया। ऐसा निर्लज देखा है? ऐसा निर्लज आपने देखा है? खुद अपने आप को भारत रत्न दे दिया कि मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं भारत का रत्न हूं। अरे कश्मीर की प्रॉब्लम आपके लिए, भारत की आधी समस्याएं आपके लिए, चीन का युद्ध जिस प्रकार से 1962 में आपने हैंडल किया, आपको किसी भी कीमत पे, पंडित नेहरू को किसी भी कीमत पे भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था, कदाचित नहीं मिलना चाहिए था। जिसके प्रधानमंत्री होते हुए देश के जवान कैनवस शूज पहनकर -10 डिग्री सेंटीग्रेड में युद्ध करने के लिए बाध्य हो, उस प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पे भारत रत्न नहीं होना चाहिए। मगर अपने आप को भारत रत्न दे दिया। इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, और तो और राजीव गांधी जी ने भी अपने आप को भारत रत्न दे दिया। सबने अपने आप को भारत रत्न दे दिया है। राहुल जी भी दे देंगे, चिंता मत करिए, मगर मौका ही नहीं मिलेगा, मौका ही नहीं मिलेगा, उनको मौका नहीं मिलने वाला है। मगर ये परिवार अपने आप को भारत रत्न दे गई, मगर बाबा साहेब अंबेडकर जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व को भारत रत्न नहीं दिया गया। 1990 में, 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार हुई, भारतीय जनता पार्टी और वीपी सिंह की सरकार ने बैठकर यह निर्णय लिया, क्योंकि हम भी उस सरकार में थे, कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाएगा। 1990 के मार्च के महीने में उन्हें भारत रत्न दिया गया, और अप्रैल के महीने में, अप्रैल 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के
बहुत कहने के पश्चात पार्लियामेंट में पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर का पोर्ट्रेट लगा, तैल्य चित्र लगा। आप सोचिए 1990 तक पार्लियामेंट तक बाबा साहेब की एंट्री नहीं थी, कहीं बाबा साहेब का फोटो नहीं था, संविधान बनाने वाले की फोटो नहीं थी। ये गांधी परिवार का अहंकार इतना बड़ा चट्टान बन के खड़ा था। अभी पंचतीर्थ के बारे में बात हुई, इससे पहले मैं पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है, मगर मेरे भाषण के बाद एक बार गूगल करके जरूर देखिएगा। क्लास 11th 2008 का विषय है। उस समय यूपीए 2 की सरकार थी। 2012 का विषय, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी और यूपीए 2 की सरकार ने एनसीईआरटी के क्लास 11th के किताब में एक कार्टून छापा जिसमें नेहरू जी चाबुक लेकर बाबा साहेब अंबेडकर को मार रहे थे, जिसमें हाथ में चाबुक लेकर नेहरू जी बाबा साहेब अंबेडकर को मार रहे थे। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर की गति बहुत धीरे थी तो नेहरू जी को मारना पड़ रहा था, तुम आगे चलो कर। बहुत इसके ऊपर हमने संघर्ष किया, तब जाके ये कार्टून हटा। तैल्य चित्र लगने नहीं दिया, मगर किताब में कार्टून जिसमें नेहरू जी, आप सोचिए दलितों के प्रति क्या भाव है कांग्रेस के मन में कि हम अपने हाथ में हंटर लेके मार सकते हैं इनको। और अभी जो दीदी कह रही थी नेहरू जी ने भी 1961 में चिट्ठी लिखा था, सारे चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा था कि रिजर्वेशन विल ओनली प्रमोट पीपल हु आर नॉट ट्रेन्ड। रिजर्वेशन के खिलाफ थे नेहरू जी। चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि हमें रिजर्वेशन के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन अच्छे लोगों को बढ़ावा नहीं देता है। और राजीव गांधी तो और एक कदम आगे थे। राजीव गांधी जी ने कह दिया था कि वी वुड प्रमोट फूल्स थ्रू रिजर्वेशन, मूर्खों को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसको आपने ठीक कहा हम लोग बोका कहते हैं, ओडिया में भी बोका कहते हैं, यहां भी बोका कहते हैं। तो हम केवल फूल्स को आगे बढ़ाएंगे। यह राजीव गांधी जी की सोच थी दलितों के लिए, दलितों के लिए यह सोच रखते थे। तो उस प्रकार दलित को चाबुक से मारना, क्योंकि वो उन्हें फूल समझते थे। फूल मतलब FOOL फूल, नॉट फूल, FOOL वाला फूल। तो ये थी नेहरू जी की सोच। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस सब में परिवर्तन किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के पश्चात 2014 के पश्चात मोदी जी ने सबसे पहला काम किया पंचतीर्थ बनाने का। बाबा साहेब की जन्मस्थली मऊ मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा स्मारक बनाया गया। बाबा साहेब की शिक्षा भूमि लंदन में थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। जिस घर में वो रहते थे मोदी जी ने वो घर खरीदा, भारत सरकार ने वो घर खरीदा और उस घर को म्यूजियम बनाया। शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी नागपुर में, वहां एक मेमोरियल बनाया गया। इसके साथ महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली में 26 अलीपुर रोड में म्यूजियम बनाया गया और चैतन्य भूमि जहां उनकी समाधि हुई वहां पर भी मुंबई में एक विराट स्मारक बनाया गया। पंचतीर्थ ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तैल्य चित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाया। कार्टून हमने हटाया और राहुल गांधी जेब में कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं। और तो और हमने भीम ऐप, अभी आपने वीडियो में देखा, अभी यूपीआई का ट्रांजैक्शन होता है, उसका नाम क्या है? भीम ऐप। ये भीम ऐप बाबा साहेब के नाम पर ही मोदी जी ने रखा था। उसके साथ 2015 में एक स्टैंप निकाला मोदी जी ने बाबा साहेब का। रिपब्लिक डे में पहली बार बाबा साहेब की झांकी निकली। उसके साथ अभी आप थोड़े दिन बाद देखिएगा शायद दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू, वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी होगा मुंबई में बाबा साहेब अंबेडकर जी का। यह मोदी जी का स्वप्न है। आप सब दिल्ली जा, कई बार हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं और आपने भी दिल्ली में देखा होगा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर यह एक शोध संस्थान है और इसे बनाने का निर्णय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे 40 वर्ष से पहले लिया गया था।
40 वर्षों तक इस पर काम नहीं हुआ। 40 वर्षों के बाद 2015 में मोदी जी ने फाइल क्लियर किया और 2015 में ही फाउंडेशन स्टोन ले किया और 2017 में भव्य डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर आज दिल्ली में खड़ा है। मोदी जी के कहने पर यह गर्व के साथ मैं कहता हूं, आपको भी जानना चाहिए, पहली बार 2016 में बाबा साहेब की जयंती यूनाइटेड नेशन में भी मनाया गया 2016 में, जिसमें तमाम देशों ने भाग लिया। आज का विषय बाबा साहेब अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान है। मैं यहां बताना चाहूंगा कि संविधान के विषय में, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने जिसका निर्माण किया और किस प्रकार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज छद्म रूप धारण करके उसके साथ खेल करती है, यह हम सब जानते हैं। आप याद करिए 2005 में वो सीन याद है, ऐसे ही था शायद, कुछ ऐसे किसके ऊपर फेंका था 2005 किसके ऊपर फेंका था? स्पीकर कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। किस पार्टी से थे? सीपीआईएम से थे। किसने फेंका था? ममता जी ने ऐसे कागज पकड़ करके वो सदन के वेल में गई थी। सारे कागज सोमनाथ चटर्जी के ऊपर जो स्पीकर थे उनके ऊपर फेंका था और फेंक कर कहा था मैं रिजाइन कर रही हूं। लिख के रिजाइन नहीं किया था, इसलिए रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं रिजाइन कर रही हूं। जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, आज बंगाल उनके आतंक से ग्रसित है। आज ये जो सीपीएम जीत रही है, ये घुसपैठियों के कारण जीत रही है। मेरे पास सारा प्रूफ है, मगर मेरे को डिस्कशन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लो करके सारा पेपर फेंक दिया सोमनाथ चटर्जी के ऊपर और अभी तक ये पेपर बटोर रही है। कोई सबूत ना छूट जाए, वो तो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि ये वीडियो किसी दिन मिट जाए। ये तो शुक्र है ये सारा कुछ आज गूगल में है और यूट्यूब में है, हम देख सकते हैं। आप सोचिए दोहरी राजनीति कैसी होती है। यही ममता जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठी कह रही थी और शत्रु बता रही थी बंगाल का, आज उनसे वो मुर्शिदाबाद में क्या करा रही है, आप सोच के देखिए। ऐसे लोगों को आईना दिखाना, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का आईना दिखाना, यह आवश्यक है। ममता जी, आप सब कोशिश कर लीजिए संविधान को मारने की, खत्म करने की। आप सब चेष्टा कर लीजिए बाबा साहेब अंबेडकर के आत्मा को कुचलने की, मगर बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे संविधान की आत्मा शाश्वत है। और याद रखिए 2026 दूर नहीं है, आपको जवाब मिलेगा, जनता जवाब देगी।